औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस तरगीबी सेशन में हमारी ख़ास दावत पर मुंबई से तशरीफ़ लाई हमारी बहन मुज़ना मेमन साहिबा, स्कूल कमेटी के चेयरमैन हमारे सरपरस्त नूह पटेल साहब, मेरे तमाम साथी मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये कोई पहला सेशन नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई शख्स बीमार पड़ता है, पैदाइशी कमज़ोर होता है, बीमार पड़ता है और दवा लेने के बाद अच्छा हो जाता है, तो डॉक्टर उसको कुछ इजाफी चीज़ें लिख कर देता है, कुछ ऐसी चीज़ें तजवीज़ करता है जिन्हें हम टॉनिक कहते हैं। ये टॉनिक उन लोगों के लिए काम का होता है जो लोग कमज़ोरी रखते हैं अपने अंदर कुछ, और उस कमज़ोरी को उनके जो सरपरस्त हैं वो दूर करना चाहते हैं, तो फिर उनको वो डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक कुछ टॉनिक देते रहते हैं, बराबर पाबंदी के साथ में, वक्त के साथ में। मैं ऐसा ज़रूरी समझता था कि हमारे बच्चों की जो भी कमज़ोरियाँ हैं, मैं उस पर आँख बंद करके ना बैठूं। मेरे साथी चाहते थे कि हम इन तमाम मसाइल को हल करके इसका कोई ऐसा एक सॉल्यूशन पेश करें कि जिससे हमको ये एतमाद हो जाए कि हमारे बच्चे जो एसएससी बोर्ड इम्तिहान में तो कोविड के बाद में पहली मरतबा लिए जाने वाले हैं अब, और इम्तिहान आसान नहीं है बल्कि इम्तिहान है, उसी तरीके से लिए जाने वाले हैं। भले ही आप उन्हें मुश्किल ना कहें, लेकिन इम्तिहान बहरहाल इम्तिहान है, तो उसमें कोई ऐसा परेशानी उनको ना हो, उसके लिए तैयारी अच्छी हो, उनको कुछ तरगीब मिले। तो ऐसे हमने सेशन इस पूरे साल के आखिरी हिस्से में खुसूसी तौर पर चलाए। हमारे तलबा की तरगीब और तहरीक के लिए ही हमारा ये तमाम सिलसिला था, और उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी के तौर पर हम आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि रफ़ीउद्दीन फ़कीह बॉयज़ हाई स्कूल अपने तलबा के लिए वो कोशिशें कर रहा है जिनकी गूंज मुंबई के पूरे इलाके से लेकर कोकन तक, और कोकन से लेकर मराठवाड़ा तक, और मराठवाड़ा से लेकर वो महाराष्ट्र के उस कोने में विदर्भ तक गूंज रही है। क्योंकि मैंने इसको सोशल मीडिया के फोरम से आगे पहुंचाने का पूरा एहतमाम किया है। अब आप सोचते होंगे कि भाई ये क्या मामला है कि वहाँ तक क्यों पहुँचा रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो दूसरे लोगों को तरगीब मिले, साथ ही साथ एक और अहम बात ये कि मैं अपने काम की या अपने टीम के इन तमाम साथियों के काम की मजबूती पेश करूं, उनको बताऊं कि हम खाली बैठे हुए नहीं थे। कोई हम पर बाद में जब इल्जाम धरे और कहे कि भाई आपने क्या किया था, कुछ कर रहे थे कि नहीं, कोई बीमारी देखी थी तो उसका इलाज कुछ पहल की थी कि नहीं, डॉक्टर्स को बुलाया था कि नहीं, तो हम उनसे कहें कि हमने बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे बुलाए। आज जो हमारे सामने मेहमान बैठी हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से। अभी आप लोगों को सोचना चाहिए कि खातून आपके सामने, आपकी बड़ी बहन है ये जो बैठी हैं, इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो है वो पेशा अपने प्रोफेशन के लिए चुना। लेकिन इसके साथ ही में बहुत सारी डिटेल है, मैंने जितना पढ़ा हूँ और जो मुझको अभी फ़िलहाल मुख्तसर वक्त में याद रह गया है, मैं उनके बारे में इतना बता सकता हूँ कि ये अपने आप में एक शख्स नहीं है बल्कि एक भरपूर शख्सियत है। वो इसलिए कि कोई एक खातून जिनके बारे में हम पहले सोचते हैं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी या इस टाइप का एक जो खुश्क मौजू जो समझा जाता है समाज में और तालीम के मैदान में, उसको उन्होंने अपना प्रोफेशन चुना। सबसे पहले तो उनकी जिगर की दाद देनी चाहिए यहीं से कि वो किस मिजाज की है। दूसरे ये कि उसके बाद भी वो लोग जो
फाइलों के पीछे जाते हैं, अकाउंट्स वगैरह देखते हैं, जो उनका शोभा है, तो वहाँ जाकर ऐसे लोग ना फाइलों के पीछे बैठे रहते हैं। मैंने अच्छे अच्छे चार्टर अकाउंटेंट को देखा, वो तकलीफ कर नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ इनका एक इनफरादी वस्फ है कि ये मुजना मेमन साहिबा चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के अलावा काउंसलिंग का बाकायदा पूरा काम करती है। लेकिन ये आपको इन्होंने एक अभी बच्चे के बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं ये, तो आप छोटे उनको क्यों लग रहे हैं ये छोटे? हालांकि हमारे लिए छोटे बच्चे आप नहीं हैं, हम तो 5वीं वालों को और पहली वालों को छोटे बच्चे बोलते हैं। तो इन्होंने जो कहा कि छोटे बच्चे हैं, वो इस वजह से कहा कि ये बैंकर्स और बड़े बड़े वो जो लोग होते हैं उनकी काउंसलिंग करती है, तो इसलिए आप इनके लिए बहुत, यानी समझ ले कि आप किस मकाम पर इनके लिए हैं, बहुत इब्तदाई। तो बड़े बड़े बैंकर जो होते हैं उनके पेशे के, उन लोगों की बाकायदा काउंसलिंग, उनके तरबियती सेशंस, उनके मोटिवेशन और उनको जो नफ्सियाती मुश्किलात उनके फील्ड में आती हैं, तो उनको निकालने का काम अपनी काउंसलिंग के जरिए मोहतरमा मुजना मेमन साहिबा करती है। मैं और भी उनकी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। इन्होंने ख़वातीन के शोबे में ख़ास तौर से बहुत बड़ा काम किया है और कर रही हैं। ख़वातीन, अभी मैं इसलिए आज तज़किरा करना चाहूँगा कि आज 5 मार्च है और 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन मनाने जा रहे हैं। हम इस वसीले से भी इस प्रोग्राम को ख़वातीन के नाम मुअन्विन करते हैं। हमने 2 से 3 दिन में पेरेंट्स को बुलाया, जिसमें बड़ी तादाद वालिदात की। मुजना साहिबा, मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ बच्चों से बातें करके खामोश नहीं बैठे। हमने 3 दिन ऐसे सेशन चलाए, पेरेंट्स के रखे जाते हैं यहाँ पे इस स्कूल में, और 10वीं के बच्चों के पेरेंट्स को खास तौर से बार बार बुलाया गया, लेकिन हम फिर भी मुतमईन नहीं थे कि हमारे स्कूल में सेंटर रखे गए हैं अपने अपने स्कूल में बच्चों के, तो कोई गलत मैसेज ना जाए। हमने वो समझाने के लिए 2-2 घंटे के सेशन यहाँ पर हर क्लास के सेपरेट डिवीजन का पेरेंट्स को बुलाया, और उसमें बड़ी तादाद जो है वो सिर्फ ख़वातीन की, यानी इनकी वालिदात की रही। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमने उस शोबे को नज़रअंदाज नहीं किया जिसे ज़िंदगी का सबसे अहम जो है वो हिस्सा समझा जाता है। हमारे निस्फ हिस्से को, हमारी पूरी दुनिया की आबादी के निस्फ से ज़्यादा हिस्से को हमने नज़रअंदाज नहीं किया और वालिदात से बात की। और आज हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तो हम इसको एक यौम ख़वातीन के से भी जोड़ कर देख रहे हैं, क्योंकि अगर ख़वातीन जो है घरों को अच्छे से संभाल सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे मुस्तकबिल में हमारे मुल्क को, हमारे इस लोकेलिटी को, हमारी मिल्लत को और हमारे माशरे को बेहतरीन किस्म के शहरी वो प्रोवाइड करने वाली है, जिनमें तालीम का अज़्म भी होगा, मुश्किलात से जूझने का, उन्हें हल करने का भी अज़्म होगा, और साथ ही साथ वो आगे बढ़ने का हौसला देकर उन लोगों को भेजेंगे कि हिम्मत ना हारे। तो आज हमने इसी मौके से मोहतरमा मुजना मेमन साहिबा को बुलाया, जो विमेंस के शोबे में उनकी तरक्की के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए मुख्तलिफ काम बड़े बड़े अंजाम दे रही हैं, जिसमें कई कानूनी शोबे भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि जब ख़वातीन के मसाइल और उनके मुश्किलात बढ़ती हैं, तो वो काउंसलिंग के लिए और वो मशवरों के लिए वो हमारी बहन से राब्ता करती हैं, और ये खुद जाकर मुख्तलिफ इदारों में ख़वातीन के साथ में इस तरीके के काम अंजाम दे रही हैं। मैं हमारे इस खास दावत पर सबसे पहले तो मैं शफी पटेल सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये नाम हमको सुझाया, जिनसे उनके फैमिली रिलेशंस रहे हैं और है आज भी। तो बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला इनका ये राब्ता, इनका ये रब्त जो है वो बरकरार रखें मुस्तक़बिल में। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि एक अच्छा नाम सुझाया, और ये सब प्रोग्राम को मुनाकिद करने का पूरा जो सुझाव था वो भी शफी पटेल सर का है। प्रोग्राम की कन्वीनर की हैसियत से मैं उनका भी बहुत दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे छोटे भाई का, कि उन्होंने बच्चों की फिक्र की और एक अच्छे जो है वो अच्छी शख्सियत को आपके सामने बामकसद तरीके से पेश करने की कोशिश की कि जो भी बात होगी, हो सकता है कि आज का ये जो डोज आप लेकर जाएं तो फिर
अगर नहीं जागे होंगे कोई तो अब जाग जाएं और वो काम शुरू करें जो हम चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं बुनियादी तौर पर कि हमारे बच्चे इम्तिहान में नाकामी के सर्टिफिकेट के साथ खड़े ना रहें। मैंने बहुत बातें की हैं, इसलिए अभी उस ताल्लुक से मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ और मेरी टीम, मैं से मतलब यहाँ पर मेरी पूरी टीम ये चाहती है कि आपके हाथ में नाकामी का कागज का टुकड़ा ना लगा रहे, बल्कि कामयाबी का तमगा या कामयाबी का ताज पहने आप हमारे सामने वापस लौटे जून में इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने लापरवाही की वो सब अपनी जगह छोड़ दें उसको, अब लापरवाही ना करें। मैं यहाँ से गिर जाऊँ तो उठा ले, ठीक है? तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या नाम है बच्चा? गुड। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी अच्छा उर्दू बोलने के लिए, ठीक है? लेकिन बम्बैया लैंग्वेज आती है सबको? बॉलीवुड मूवीज फेमस, राइट? सो बम्बैया लैंग्वेज, ओके? टुडे, है? ओके। हाँ, हटा लेगी तो थोड़ा बेटर है। और मैं जब मारूंगी तो हाथ पकड़, ठीक है? ओके, गुड। सो शुरू करने से पहले आई वांट टू थैंक यू शफी सर, चेयरमैन, प्रिंसिपल। माशाल्लाह आपका जो स्टाफ है, वेरी हैप्पी टू सी दैट। आपका जो फ्यूचर है, जो यहाँ तक आप पहुँचे हो, आई थिंक एकदम सेफ हैंड्स में है। तो ब्लाइंडली आप फॉलो कर सकते हो। मैं वाउच कर देती हूँ आपके बिहाफ में, क्योंकि एक दिन मैं भी वहीं बैठी थी और मैं सोच रही थी मैं क्यों ये स्कूल में हूँ। फिर 20 साल के बाद पता चला अच्छा हुआ मैं वो स्कूल में थी। फिर 20 साल के बाद जाके टीचर लोग को बोला थैंक यू सो मच। आज जो हूँ शायद तभी आपने डाटा नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती, है ना? तो आज हम लोग को बहुत बोझ लगता है, लेकिन शायद 20 साल बाद जब आप लौटोगे फिर से किसी को बताओगे मैं ये स्कूल में पढ़ता था, तो कहीं ना कहीं कोई टीचर आपको याद आएगी, प्रिंसिपल याद आएगी और आप बोलेंगे थैंक यू सो मच, ये मेरे लाइफ में आए थे। तो माशाल्लाह हमारे कौम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आज मौका नहीं मिला है ये रूम में आने का, ठीक है? लेकिन आपके पास मौका है उन 250 बच्चों में। लाखों लोग हैं राइट बाहर, आप जहाँ रहते हो आप देखते हो बच्चे ही बच्चे दिखते हैं सब जगह। हर किसी के पास ही यूनिफॉर्म नहीं है और हर किसी के पास ही टीचर्स नहीं है। तो आप वो फॉर्चुनेट 250 हो जो यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है? तो आप लकी हो, तो अपने लिए क्लैप करो क्योंकि तुम लकी हो। आपको हर एक बच्चा लकी है क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे। आपने अपने जिंदगी के 10 साल दिए हैं, ठीक है? 10th स्टैंडर्ड में बैठोगे आप सब, आपने 10 साल दिए हैं अपने आप को, ठीक है ना? यहाँ तक पहुँचने के लिए जो इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, ठीक है ना? आप जो स्ट्रगल फेस करते हो, आप जो मुश्किलात फेस करते हो अपनी फैमिली में, अपनी ज़िंदगी में, आप जो आसपास माहौल में हो, वो इजी नहीं है यहाँ तक आने के लिए सबके लिए, ठीक है ना? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे लिए आप सब बहादुर हो क्योंकि आपने अपने लाइफ को इतना समय दिया, अपने आप को इतना काबिल बनाया कि आज आप 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो शेक माई हैंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप सब अपने जोड़ीदार को कॉन्ग्रेचुलेशंस करोगे, उनसे हाथ मिलाओगे, से कॉन्ग्रेचुलेशंस हम 10th का एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है? एक दूसरे को विश करो, शब्बी, राइट? कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर, ठीक है? अपने फ्रेंड्स को जो अपने बाजू में बैठे हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करो, विश करो। We are in 10th, right? एग्जाम्पल सेट करोगे उन सारे बच्चों के लिए जो तुमको देखेंगे, ठीक है ना? क्या बच्चा तुम्हारा नाम? आसिफ। ओके, सो जब आसिफ लाइफ में कुछ बन जाएंगे, आसिफ क्या बनना है आपको? कुछ सोचा होगा, नहीं भी सोचा तो बता दो। कुछ नहीं सोचा, कोई बात नहीं, सोचने के लिए अभी समय है लाइफ में। किसी ने कुछ सोचा है, कुछ करना है, नहीं करना है? कुछ करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ करना है। हाथ उठाओ। गुड, वेरी गुड, यानी कुछ करना है अभी, ठीक है? कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, ठीक है? एंड हाउ मेनी थिंग्स? नहीं यार ठीक ही है ना, खाना मिल जाता है,
घर में कपड़े मिल जाते हैं तो आराम करते हैं। हाउ मेनी थिंक दैट वे? इट्स फाइन, कुछ नहीं करना। वेरी गुड। यानी आपको कुछ तो करना है, ठीक है? यू विल फिगर इट आउट। गेम्स खेलते हो, वीडियो गेम्स? उसमें गेम होती है, आप एक लेवल क्लियर करते हो, फिर एक दरवाजा खुल जाता है, ठीक है? फिर कुछ आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आप एक दूसरा दरवाजा खोलते हो, फिर वो खुलता है, देन यू गेट सम मोर पॉइंट्स। वो अच्छा लगता है ना? अपने बाजू वाले को देखते हैं, तेरे कितने लेवल्स हुए, है ना? वो बोलते यार मैं तो 2 लेवल पे ही पहुंचा हूं, तो तुम बोलते मैं तो 10 लेवल पर हूँ। खुशी होती है ना? तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लेवल खोल रहे हैं तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा पहला दरवाजा है जो खुलता है, और उस पहले दरवाजे के लिए आपने 10 इयर्स दिए अपने लाइफ के, ठीक है ना? अब जब ये दरवाजा खुल जाएगा 10th स्टैंडर्ड का, और आपके पास 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होगा, तो जब दूसरा दरवाजा खुलेगा उसके लिए आपको 10 साल नहीं देने, उसके लिए आपको कम टाइम देना है। तो आपका टाइम कम होगा लेकिन दरवाजे बड़े होंगे, और उसके जो पॉइंट्स मिलेंगे, जो काबिलियत मिलेगी, वो भी बढ़ते जाएगी, ठीक है? तो आप विनर हो गेट 1 के। क्लैप फॉर योरसेल्व्स, ठीक है? आप क्या हैप्पी? आपने गेट 1 पास कर लिया है, ठीक है? अभी क्या करना है? अपने को एग्जाम सेंटर में जाके पॉइंट्स लेके आने, जितना हो सके उतना पॉइंट्स जमा करके लाने का है अपने को, ठीक है? देन विल गो टू द सेकंड लेवल, ठीक है? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, ठीक है? पढ़ाई के अलावा और कुछ करना पड़ता है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के अलावा और कुछ करना पड़ता है? हाँ, वर्ड्स है। कोशिश का कोई पिक्चर है, मेहनत का कोई पिक्चर है, पढ़ाई का पिक्चर है ना, बुक्स है, आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, तो और क्या चाहिए हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? सोचो, तुम्हें कुछ तो करना है, वो कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो कुछ क्या होगा? ठीक है, हिम्मत। ओके, गुड, कोशिश। तुम मुझे बहुत क्यूट लगते हो, तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगी, ओके? ये तुम्हारे बैच का हीरो है, देखो स्मॉल पॉकेट, बड़ा धमाल है वो। स्कॉलर कौन है ये बैच में? ये तुम्हारे बैच का शाहरुख खान बनेगा बाहर, ठीक है? नाम रोशन करेगा तुम्हारे स्कूल का। और बहुत बुकिश कौन है तुम्हारे बैच में? पूरा टाइम पढ़ता रहता है, मतलब ये तो मतलब फर्स्ट आएगा ही आएगा। कौन है? पकड़ो उसको जाकर। चलो, सबका जो पूरा टाइम पढ़ता रहता है, मतलब आपको पता है ये बंदा तो भाई आ ही जाएगा, इजीली पास हो जाएगा। अरे वाह, माशाल्लाह। आप आगे बढ़ोगे, लेकिन मुझे कुछ बातें करनी है कि आप इन चीजों का ध्यान रखो जब आप कोशिश कर रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, राइट? शॉर्टकट नहीं है, किसी भी चीज के लिए शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको एजुकेशन में आगे बढ़ना है तो आप पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हो तो मेहनत करनी है। शॉर्टकट नहीं है कि एक रात में मैं पढ़ के पास हो जाऊंगा, ठीक है? आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, ठीक है? मतलब आप 10th कर लोगे, फिर 10th के बाद आपको 12th करनी है, ठीक है? फिर आपको ग्रेजुएशन करना है। क्योंकि एक बात याद रखो कि आप सिर्फ आप नहीं हो। आपका नाम आसिम है बेटा? आसिम सिर्फ आसिम नहीं है, आसिफ अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है बाहर की दुनिया में, ठीक है ना? आसिफ किसी का बेटा है, किसी का भाई है, ठीक है? तो आप जब बाहर की दुनिया में जाते हो और आप लोगों से मिलते हो, आप जॉब के लिए मिलोगे, या आपको अपना कोई बिजनेस करना है उसके लिए मिलोगे, या आपको आगे और पढ़ाई करनी है उसके लिए मिलोगे, तो आप सिर्फ
आप नहीं हो, आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो, आप किसी के बेटे हो, अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, उसके बाद आप अपनी कौम को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है ना? आज जो माहौल में हम रह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने इखलाक को सही तरीके से रिप्रेजेंट करें, और उसकी जिम्मेदारी बेटा आप लोगों पर है, क्योंकि आप अभी फ्यूचर है। हमें जो करना था तो हमने कर लिया, ठीक है? अब दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और आपको अपने लिए ही नहीं बट अपनी कौम के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। ठीक है? कि कोई बोले अरे ये बच्चा जो है ना वो इस कौम से बिलोंग करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यानी वो कौम बहुत अच्छी है ना? ऐसे होता है ना, कभी एक बच्चा बहुत नॉटी होता है तो हम बोलते हैं इसका भाई भी नॉटी है, लेकिन आप तो उसके भाई से मिले ही नहीं, लेकिन आप बोलते नहीं नहीं ये बहुत शरारत करता है ना, इसके सारे भाई बहन ऐसे होते हैं। यानी क्या हो जाता है, आप जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो बाहर की दुनिया में, उसका इमेज आपकी फैमिली पे भी आता है और उसका इमेज आपकी कौम पे आता है। तो आप पे, और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि बेटा आप लोग बॉयज हो, आप लोग बाहर की दुनिया में ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, आप ज़्यादा लोगों से मिलोगे, इसलिए अपने आप को बहुत काबिल बनाओ, और अपने आप को काबिल बनाने के लिए सबसे अच्छी सीढ़ी है एजुकेशन। आज आपके पास एजुकेशन है तो आप कहीं भी खड़े रह सकते हो रुबाब से, ठीक है ना? आपको ये फील नहीं होगा अरे बाप रे मैं तो कुछ पढ़ाई नहीं की है तो मैं कैसे करूँ। तो जब आपके पास क्वालिफिकेशन होगी ना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा, ठीक है? और जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप बाहर की दुनिया से सही तरीके से इंटरैक्ट कर सकोगे, ठीक है? और जब आप सही तरीके से इंटरैक्ट करोगे तो आप अपनी फैमिली का इमेज इंक्रीज नहीं करोगे, आप अपनी कौम का इमेज भी इंक्रीज करोगे, और बोलोगे अरे वो बच्चा उस कम्युनिटी से आता है, बहुत अच्छा है, यानी उस कम्युनिटी के सारे बच्चे अच्छे हैं, ठीक है ना? तो मैं चाहती हूँ कि आप एक ये जिम्मेदारी का एहसास रखें कि आप सिर्फ अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप ये पढ़ाई करके जब आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में तो आप अपनी कौम का भी फ्यूचर को ब्राइट करोगे, ठीक है ना? यू अग्री? यस। एनीवन डजंट अग्री? ठीक है, तो बात आई समझ में? ठीक है, तो आपका अभी फर्स्ट गेट खुल रहा है लाइफ का, सेकेंड थर्ड फोर्थ गेट्स बाकी है, और इंशाल्लाह आप जब आगे बढ़ोगे लाइफ में और पीछे देखोगे तो आपको अपने लिए प्राउड फील होगा, ठीक है? सबसे पहले हमें अपने लिए अच्छा लगना है, बाद में दूसरों के लिए, है ना? सबसे पहले मुझे मेरे आप से प्यार करना है। अगर आप अपने आप को पसंद करते हो तो आप अपने लिए मेहनत करोगे, और जब आप मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और जब आगे बढ़ोगे तो सारे लोग आपको पसंद करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? अपने आप से, है ना? सेल्फीज लेते हो मोबाइल पे? कौन नहीं लेता है सेल्फी? नहीं लेते आप सेल्फी मोबाइल पे? अच्छा, ऐसे ही बोल रहे ना, प्रिंसिपल है इसलिए। छुपके तो लेते हो? नहीं, लिया करो, सेल्फी लिया करो। क्यों, मैं बताती हूँ। इससे आप अपने आप को चाहने लगते हो, बाहर की दुनिया जाने दो, ठीक है ना? हम क्या सोचते हैं, अरे उसने मुझे बोल दिया मैं बहुत मोटा हूँ, तो आप अपने आप को हेट करने लगते हो, मैं बहुत मोटा हूँ, है ना? अरे उसने मुझे बोल दिया मेरे बाल अच्छे नहीं है, तो आप आईने में खड़े रह के बोलोगे अरे मेरे बाल अच्छे नहीं है, तो आप अपने आप को पसंद करना कम कर देते हो। वो सबसे गलत बात होती है। और जब इंसान अपनी सेल्फी लेके खुश होता है यानी वो अपने आप से प्यार करता है ना, और जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो आप अपने लिए मेहनत करोगे, फिर आप सोचोगे मुझे इससे बेहतर कैसे बनना है, मैं जो आज हूँ उससे बेहतर मैं कैसे बन सकता हूँ। तो फिर आपका दिमाग आपको जवाब देगा कि भाई अगर इससे आगे बढ़ना है तो अपने को लाइफ में कुछ तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, चॉइस नहीं है आपके पास बेटा। अपनी कौम के पास चॉइस नहीं है, हमारी कौम के पास अनएजुकेशन इतना बढ़ गया है ना कि आज हमें बहुत स्ट्रगल होती है जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं। और आप बहुत छोटे हो लेकिन थोड़ा बड़े हो जाओगे और जब आप बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बोलोगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, हाँ ठीक है, लेकिन आप बोलोगे मैं मुस्लिम हूँ और ग्रेजुएट हूँ, तो रियली मुस्लिम लोग पढ़ाई करते हैं क्या? वो रिएक्शन मिलेगा आपको, ठीक है?
पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते बनते मेरी 26 साल की पढ़ाई उम्र निकल गई। एट द एज ऑफ 26 आई गॉट द डिग्री, यानी जिंदगी के मैंने 20 साल पढ़ाई को दिए। लेकिन जब बाहर की दुनिया में जाके बोला कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या बोला, लड़कियां पढ़ती है क्या तुम्हारी कॉम में? ठीक है, ये इमेज है और ये इमेज को आप लोग ही चेंज कर सकते हो। तो आप बाहर जाके बोलोगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीकॉम किया है, मैंने बीएससी किया है, मैंने एमकॉम किया है, मैंने पीएचडी किया है, यू विल सरप्राइज देम। अरे वाह, इस कॉम के बच्चे भी आगे बढ़ते हो। तो आपने क्या चेंज किया? आपने अपने हालात तो चेंज किए, लेकिन आपने अपने कॉम की इमेज को भी पॉजिटिव किया कि अरे वाह, मुसलमान लोग भी पढ़ते हैं, है ना। वीडियोस देखते हो, ज्ञान बहुत आता है ना टिकटॉक वीडियो में, कोई भी आके कुछ भी ज्ञान देके जाता है। एक फेमस ज्ञान है कॉन्फिडेंस। क्या होता है कॉन्फिडेंस? कोई शक्ल है उसका, कोई रूप है? हाँ, कुछ समझ में आता है आपको कॉन्फिडेंस क्या होगा? मुझे तो नहीं समझ आया था जब मैं आपकी एज की थी। आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस क्या होता है? हाँ, चलो मेरा हाथ पकड़ो बेटा। थैंक यू। कॉन्फिडेंस क्या होता है बेटा? कॉन्फिडेंस, शर्माना भी कॉन्फिडेंस होता है? शर्मा नहीं सकते हम? शर्मा के तो कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं है, अच्छा। क्या होता है बेटा कॉन्फिडेंस? पे भरोसा। अपने आप पे भरोसा, बहुत अच्छी बात कही। अपने आप पे भरोसा होना इम्पोर्टेंट है। यानी अरे मुझे किसी ने बोल दिया मेरे में अक्ल नहीं है तो मैं तो बुरा ही हूँ। किसी के बोलने से आपका इमेज नहीं बनता है। आप खुद आईने के सामने खड़े रहकर अपना इमेज बताओ, क्योंकि आप जो हो वो आप ही अपने आप को बना सकते हो, कोई बाहर से आके आपको नहीं बनाएगा। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने लिए खुद ही मेहनत करनी है ना। मम्मी खाना बना के दे सकती है, खिला तो नहीं सकती है, आपको खुद ही डालना होता है ना। टीचर्स गाइड कर देते हैं, बुक्स दे देते हैं, पैसे मिल जाते हैं बुक्स खरीदने के, पढ़ना तो आप ही को पड़ता है ना। एग्जाम्स में धक्का मार के भेज देंगे सब नोटी लोगों को, लेकिन जाके लिखना तो आप ही को है। 3 घंटा हाथ आपको ही दुखाना है, ठीक है। तो अपनी काबिलियत तो अपने को ही बनानी है। तो किसी के बोलने से क्या हम बुरे बन जाएंगे? या किसी के से बोलने से हम अच्छे बन जाएंगे? लेकिन बुरा या अच्छा मैं कैसे बनूंगा? जो मैं अपने आप के साथ कर रहा हूँ उसके बेसिस पे मैं बुरा या अच्छा बनूंगा, ठीक है। या तो मैं अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करूं, या बुरा बनाने के लिए भी मेहनत लगती है। हाँ, बुरा भी आप ऐसे नहीं बन जाते हो, आपको अपने आप को बुरा बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके पास एक चॉइस है। अल्लाह ने जिंदगी में मौका सबको दिया है, चॉइस भी सभी को दी है। अगर आप अपनी लाइफ से कुछ चीजों में खुश नहीं है कि मुझे अल्लाह ने ये क्यों दिया, या मुझे अल्लाह ने वो क्यों नहीं दिया, या मेरे साथ ऐसा क्यों है, या मेरे साथ वैसा क्यों है। किसी की भी लाइफ कंप्लीट नहीं होती है। जो आप फेसबुक पे देखते हो, जो ट्विटर पे देखते हो, वो सब एक छला हुआ है, सब दिखावा है। रियलिटी में अंदर से हर इंसान टूटा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने हालात चेंज करने हैं, अगर आपको अपने आप को चेंज करना है, तो उसके लिए मेहनत भी आप ही को करनी है, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा कि ठीक है, अगर मुझे कुछ नहीं ठीक लग रहा है मेरे लाइफ में और मुझे चेंज करना है, तो वो आप ही करोगे, कोई बाहर से आके नहीं करेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज आप दिमाग में रखो कि किसी और को ब्लेम मत करो अपने सिचुएशन के लिए। यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर योरसेल्फ, ठीक है। कोई और जिम्मेदार नहीं है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम खुद जिम्मेदार हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल, नो वन। कल जाके पापा को नहीं बोला आपने मेरे लिए ये नहीं किया इसलिए मैं ऐसा हूं, या मम्मी आपने मेरे लिए ये नहीं किया इसलिए मैं ऐसा हूं। आपके पास चॉइस है अपने हालात को बदलने के लिए, और आज जब आप इस मुकाम तक पहुंचे हो तो आपके पास चॉइस है इससे आगे बढ़ने के लिए। बढ़ते हो या नहीं बढ़ते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपने अपने हालात को बेहतर बनाया या वर्स्ट बनाया, ठीक है। सो कम आउट ऑफ द ब्लेम गेम। जिंदगी में ब्लेम किसी को नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है जो हमें नहीं ठीक लगता है लाइफ में उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अग्री? और जब आप वो करोगे तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप कुछ एक छोटी सी चीज अपने लिए बेहतर करोगे तो अपने आप पे भरोसा होगा, और जब वो भरोसा होगा, जैसे बच्चे ने कहा कॉन्फिडेंस इज भरोसा, कैसे आएगा? जब आप छोटी छोटी चीजें, कौन कपड़े धोता है खुद अपने? तुम खुद अपने कपड़े धोते हो, अच्छा लगता है? शर्ट जब सूख के अच्छा क्लीन लगता है तो अच्छा लगता है ना? तो अपने लिए खुद के लिए अच्छा लगता है, मम्मी को आराम मिलता है। मम्मी को आराम मिलता है, ठीक है। छोटी सी कोशिश है, अपने आप पे भरोसा है कि मैं खुद अपने कपड़े धो के पहन सकता हूँ। तो मम्मी के मुंह पे जब वो स्माइल आती है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, तो क्या हो जाता है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन कुक? मम्मी नहीं रहेगी, कोई रहेगा नहीं तो मैं थोड़ा बहुत पका के खा सकता हूँ। कौन कर सकता है वो? कर सकता है? Oh my God, so many! वाह माशाल्लाह, जैम और ब्रेड, मैगी, अंडा पाव, वेरी गुड, सही है बेटा, वेरी गुड। दुनिया में कहीं भी जाओगे ना भूखा नहीं मरोगे, अंडा पाव तो खा ही लोगे, ठीक है। तो जब अपने लिए बना के खाते हो तो अच्छा लगता है, शाबाशी दो अपने आप को, बहुत कुछ कर रहे हो तुम। आज यहाँ आकर बैठे किसी ने खींच के लेकर आया, चलो चलो थोड़ा सुन लो, अरे यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब बाहर निकलोगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, पैसा वसूल हुआ ऐसा लगेगा। अपने ग्रेजुएशन कर लो, कैसे भी कर लो, हाथ पैर मार के ग्रेजुएशन तो कर ही लो लाइफ में, तो आपका एक सेकंड डोर खुल जाएगा। दूसरा, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने लिए छोटी छोटी चीजें चेंज करो बेहतरी के लिए। थर्ड एंड लास्ट व्हिच आई वांट टू स्पीक इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कितने लोगों को पता है? कभी कुछ सुना है कम्युनिकेशन के बारे में, या कुछ पढ़ा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है? कुछ पता है? वेरी गुड। और क्या कम्युनिकेशन यानी क्या होता है? राब्ता। राब्ता यानी क्या? कैसे आप राब्ता करते हो? बातचीत। देखो, जब आप आपस में कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन कर रहे हो। मैं आपसे कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? कम्युनिकेशन कर रही हूँ। जब आप बाहर की दुनिया में जाते हो, पेरेंट्स से बात करते हो, फैमिली में किसी से बात करते हो, क्या प्रॉब्लम है उसका? पहलवान इधर ला फुल मार्क्स आए थे, 1 मार्क्स गया था। एंड ज्योमेट्री वाज माय गुड सब्जेक्ट। तो जो भी ज्योमेट्री और अलजेब्रा वाले वो मेरे दोस्त थे। इंग्लिश वालों से मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं इंग्लिश में गुड नहीं थी। सो वेरी गुड। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कम्युनिकेशन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ख्याल को एक प्रॉपर वर्ड्स दो और उस वर्ड्स को ठीक तरह से सामने वाले को कम्युनिकेट करो। वो बोलते हैं ना, किसी में कला होती है, जेब में 10 रुपया होता है लेकिन 1000 रुपया का बेच के आते हैं, है ना? क्या होता है? वो प्योरली कम्युनिकेशन होता है। आप किस तरह से सामने वाले के ऊपर अपना एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालते हो, ठीक है? और बहुत ध्यान दो इस बात पर कि आपकी लैंग्वेज सही हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत डिग्री है, बहुत पढ़ाई है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते हो, सही वर्ड्स नहीं यूज करते हो, सही तरीके से अपनी बात को रखते नहीं हो, तो आप डिस्काउंटेड हो जाते हो मार्केट में। और ये चीज़ मैं बता रही हूँ क्योंकि ये स्ट्रगल हमारी कौम में बहुत है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने आप पे भरोसा कम है, सामने वाले पे ज़्यादा है। उल्टा होना चाहिए ना। मुझे पता है मैं क्या हूँ, तुम्हें थोड़ी पता है, तुमने तो आज ही मिली हो मुझसे, ठीक है ना? तो आपको
आपको पता है आपकी कमजोरी क्या है और अच्छाई क्या है, सामने वाले को तो नहीं पता है। तो आपको अपना एक पॉजिटिव इमेज डालना है सामने वाले के पास, और उसके लिए आपको अपने व्हाट यू से, आई कैन से इन इंग्लिश, आई कैन नॉट से इन उर्दू, आपको अपने वर्ड्स बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना। तो लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दो। आप जब घर में बात करते हो, जब बाहर बात करते हो, अपने पेरेंट्स से बात करते हो, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से बात करते हो, बहुत सही लैंग्वेज यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बाहर की दुनिया में, जब आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज में जब आप जाओगे तो आपको बहुत अलग अलग लोग मिलेंगे आपके एज ग्रुप के, और आपका लैंग्वेज जितना अच्छा होगा, जितना पॉलिश्ड होगा, उतना आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन होगा। और जब पॉजिटिव इम्प्रेशन होगा तो आप अपनी बात बहुत अच्छी तरह से किसी को कन्विंस कर पाओगे। ठीक है, सो कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह जब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में तो आप रिक्वेस्ट करना, आप जो भी कॉलेज में रहोगे, कि कम्युनिकेशन के लेक्चर्स हो आपके साथ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये मेरे पास अगर आप मुझे पूरा दिन दोगे तो मैं बातें कर सकती हूँ आपसे, राइट? लेकिन मुझे अभी आपसे सुनना है। आपने मुझसे तो सुन लिया, ठीक है? आपके पास कुछ डाउट्स हो गए, और मुझे लगता है डाउट्स वहाँ पीछे ज्यादा है क्योंकि वो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड थे। ये बच्चे तो सबने बहुत अच्छे से सुना है क्योंकि उन्हें डर लग रहा था मैडम मेरी घूम रही है ना? तो मैं अभी आ जाता, ठीक है? तो ये माइक नहीं रहेगा बीच में? अच्छा ठीक है। बच्चों तो मुझे अभी आपसे सुनना है कि आप कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ बोल सकते हो। कुछ भी आपके पास क्वेश्चन हो या आपके पास कोई कंफ्यूजन हो दिमाग में, कि भले किसी का नाम नहीं चाहिए मुझे, किसी की पहचान नहीं चाहिए, जनरल क्वेश्चन पूछो मुझसे कि मैडम ऐसा ऐसा हो लाइफ में तो क्या करना है, या अगर मेरे हालात ऐसे ऐसे है तो मुझे क्या करना है। कुछ भी पूछो, या मेरे बारे में पूछो या अपने बारे में पूछो, आई ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, तो अभी मुझे आपको सुनना है, अब मुझे नहीं सुनना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू, तो किससे, एनी क्वेश्चन? ये बच्चे को कुछ पूछना, कुछ भी पूछो बेटा, राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता है लाइफ में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कितना कमा लेते हो? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मैं बताती हूँ मैं कितना कमा लेती हूँ। अच्छा, एक गैस करो, आपको क्या लगता है कितना कमा रही हो? 1.5 लाख पूरे साल का? महीने का 1.5 लाख, ओके। और 50,000 और अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। देखो, मैंने है ना अपना ग्रेजुएशन किया था, मैं सब कैलकुलेट बता रही हूँ कि भाई पैसा तो चाहिए, है ना? और सही सवाल है, आप बॉयज हो, मम्मी तो पहले बोलेगी इतना पढ़ा लिया, अब कमाएगा कभी, पैसे कब लाएगा घर में? ठीक है, तो वो तो आपकी लाइफ की सबसे पहले खामोशी रखें पीछे, और जवाब जो मैडम दे रही हैं वो सुने, क्योंकि सवाल था अगर कोई तो उसका जवाब आ रहा है। जब तक आप खामोश नहीं रहेंगे तो जवाब नहीं सुन पाएंगे। ऑल द नॉटी बॉयज ना, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, क्योंकि आपको भी कमाना तो है लाइफ में ना, बिठा के तो कोई खिलाएगा नहीं आपको। ठीक है, और आपका लाइफ का पहला मसला वहीं से शुरू होगा कि बेटा पढ़ा तो लिया, आप कमाएगा कभी। तो जहाँ तक मेरी कमाई का सवाल है, मैंने बताया 26 साल तो मैंने पढ़ाई में लगा लिए, और उस समय जब मैंने CA पास किया 2002 में, तभी मेरा पहला जॉब लगा था 5,000 की सैलरी में। सो माई फर्स्ट सैलरी वॉज 5,000, और उससे मैं सारे कपड़े और जूते खरीद के ले आती थी, क्योंकि लाइफ में कभी मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। और डैडी से पूछा कि रसोई चलाने के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो डैडी बोले नहीं, किचन का जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, आप अपने आप को संभाल लो, वही बहुत है। तो ठीक है, जब अपने आप को संभालना था तो जब 5,000 कमाने लगे तो सारे पैसे किस पे उड़ाए? सबसे पहले कपड़ों पे। अच्छे कपड़े कभी पहने नहीं थे, तो अभी तो लाइफ का वही टारगेट था कि अच्छे कपड़े पहनने। मैं बता रही हूँ फोकस लाइफ में कैसे चेंज होता है एज के हिसाब से। ठीक है, फिर थोड़ा दिमाग में कुछ बात बैठी, फिर लगा कि भाई इससे तो आगे बढ़ना है,
तो फिर कुछ और पढ़ाई की। देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं है। सर्टिफिकेट जाने दो, लेकिन अपने आप के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, नई नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो जब जॉब लगा तो सोचा कि अब थोड़ा ये भी जानकारी होनी चाहिए, वो भी जानकारी होनी चाहिए, तो थोड़ा और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। फिर जॉब चेंज किया तो 25,000 मिले महीने के, फिर 50,000 हुए, फिर 1 लाख भी हो गए। ठीक है, तो है अच्छा खासा कमा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए 25 साल लग गए। तो नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। इसीलिए मैंने कहा शॉर्टकट नहीं होता है, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है। आपको 1 लाख पहले महीने में ग्रेजुएशन के नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। फिर आपके ऊपर है आप कितना तेज दौड़ते हो और कहाँ तक पहुंचते हो। मेरी दौड़ को और 20 साल लग गए पहुंचने के लिए। ठीक है, ओके, अनदर क्वेश्चन। हाँ बेटा, ओह यस, वेरी गुड। मैं ना अपने स्कूल में थोड़ी डब्बा थी 8th स्टैंडर्ड तक, और 8th स्टैंडर्ड के बाद वो बोलते ना लेट राइजर्स, लेट ब्लूमर्स या लेट राइजर्स, वो जो अभी लोग शोर कर रहे हैं ना, वो अभी तक ग्रो नहीं हुए लाइफ में, उनका टाइम नहीं आया, लेकिन उनका टाइम जल्दी आएगा। तो वो सीरियस होकर वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। तो मेरा 8th स्टैंडर्ड तक आई वॉजंट अ गुड स्टूडेंट। 8th स्टैंडर्ड के बाद मैंने पढ़ाई में बहुत पिकअप किया, और 10th स्टैंडर्ड में आई वॉज 3rd इन SSC। मेरे स्कूल में मेरा 3rd रैंक था। और 12th में मैं टॉप 5 में थी अपने कॉलेज में, और ग्रेजुएशन में भी टॉप 5 थी। मतलब टॉप 5 में रहती थी क्योंकि तब तक मैं बहुत स्कॉलर हो गई थी। इसीलिए शायद मुझे CA करना पड़ा, क्योंकि सबने बोला कि पढ़ाई में अच्छी है, अभी जाओ CA करो। फिर CA में घुसने के बाद पता चला कितना डिफिकल्ट है। तो CA क्लियर करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हाँ पढ़ाई में और 8th स्टैंडर्ड के बाद मैं अच्छी हो गई। एनी अदर क्वेश्चन, कुछ डाउट्स? क्या बात है, मेरे फर्स्ट बेंच के बच्चे ज्यादा पूछ रहे हैं, पीछे वाले के पास कुछ है नहीं, तो समझ नहीं आया क्या आप पूछ रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा मकसद किसी की अभी बात काटना नहीं है आपका। आपने अभी एक चीज कहा था कि कौन बैक बेंचर है और कौन टॉपर है क्लास का। तो हेलो, तो मेरा मकसद आपकी बात काटना नहीं है, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर बच्चा मुनफरद है, इसकी इंफरादियत की कदर करना जरूरी है। सही बात है। इज्जत नफ्स के ताल्लुक से बच्चा बहुत हसास होता है, इसीलिए इसे स्कूल या ट्यूशन में किसी भी कीमत पर जलील ना किया जाए। बच्चों की शख्सी आजादी में वालिदैन या टीचर, सवाल 2 लाइन में पूछो, पूरा जवाब मत रखो। मेरा ये कहने का मत नहीं, मैं समझ गई बेटा, लेट मी आंसर दैट। ओके, तो जैसे मैंने कहा मेरी उर्दू सही नहीं है, तो शायद वर्ड्स में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, तो लेट मी स्पेसिफाई। ओके, इसीलिए मैं जब स्कूल्स में जाती हूँ तो मैं डिस्क्लेमर देती हूँ कि मेरी उर्दू सही नहीं है। तो जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो ना, वो कुछ वर्ड्स मुझे समझ रहे, कुछ नहीं समझ रहे, लेकिन मुझे क्रक्स समझ में आ गया। जब मैंने बैक बेंचर्स बोला है, मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि वो पढ़ाई में कमजोर है या कुछ, वो नॉटी है। नॉटी कमजोर नहीं होते, नॉटी भी ज़हीन होते हैं, बस उनमें थोड़ी शरारत होती है, थोड़ा नॉटीनेस होता है। मेरे खुद के भांजे भतीजे हैं जो बहुत नॉटी है, वो स्कूल क्लासरूम में बैठ के मारामारी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़हनियत नहीं है उनमें,
उनको अगर एक बार सिर्फ बोर्ड में देख लेते हैं ना तो उनका फोटोजेनिक मेमोरी है. दे कॉल इट एज फोटोजेनिक मेमोरीज. एंड मोस्ट ऑफ द नॉटी स्टूडेंट्स हैव फोटोजेनिक मेमोरीज. यानी उनको रटने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आंखों से देख लेते हैं तो वो उनका माइंड कैप्चर करता है. सो इन नो वेज आई वांटेड टू ऑफेंड यू. आई एम सॉरी अगर मेरा कम्युनिकेशन अदरवाइज गया है तो आई एम सॉरी, बट आई जस्ट वांटेड टू से कि कुछ एक शख्सियत होती है जो सीरियस होती है, जो इवॉल्व होती है, और कुछ नॉटी होती है जो लाइफ में इवॉल्व होती है. तो ये एज ह्यूमन बीइंग वी आर इवॉल्विंग, हम ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इसका आपके इंटेलिजेंस से रिलेशन नहीं है. मैंने बोला जब आप 10th में हो, दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट यू ऑल आर इंटेलिजेंट. नहीं तो आप यहाँ पे नहीं होते. ठीक है ना? मैम मेरा मकसद आपसे सॉरी कहलवाना नहीं था. सिर्फ आप जिन बच्चों को उठाए तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए या उनका कॉन्फिडेंस लो ना हो, मैं इसके लिए कहा था. Very good thought. Thank you so much. Okay, any other question? हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम. देखिए मैडम जो आई हैं इन्होंने बहुत ही अहम पॉइंट्स की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराई है. आप बगौर इनको सुनिए. अभी जो इस बच्चे ने अब्दुल-रहमान ने जो ये सवाल किया कि इज्जत नफ्स के हवाले से और ख़ास तौर से जो अपनी हसासियत है उसके हवाले से, हसासियत या क्या होती है उसको हम पॉजिटिव वे में ये समझें कि हम अपने मामले में कितने हसास हैं. अभी हमें एग्ज़ाम के ताल्लुक से फोकस करना है कि एग्ज़ाम के ताल्लुक से हम कितने हसास हैं. ठीक है ना? हमारे परसेंटेज कहाँ तक आ सकते हैं, हमारी तैयारियाँ कहाँ हैं, ये हसासियत इस वक्त है. आप समाज, माशरे और दीगर चीज़ों की, और दूसरी इनफरादी तफावत क्या है, हर बच्चा मुनफरिद है, किसी की तस्लील कहीं नहीं होती है. ख़ास तौर से इदारों में जो इज्जत व वक़ार अता किया जाता है, कॉन्फिडेंस अता किया जाता है आपको, वो बाकमाल है. क्या है वो? कि बेटा आप पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे, ये आपको सिखाया जाता है. किसको जलील किया जाता है? किसी को भी जलील नहीं किया जाता है. आपको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे. मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अज़्म मोहकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, अज़्म मोहकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तना. आप बहुत छोटे हो, अभी आपने सिर्फ 10वीं की क्लास में मुश्किल से 2 महीने गुजारे हैं. ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, नफ्सियात क्या होती है, कैसे नफ्सियात को झंझोड़ कर लोगों को जगाया जाता है, मैडम उसकी माहिर है. तो ये एक नफ्सियाती हवा होता है. आप अभी इतनी वहाँ तक नहीं पहुँचे हो बुलंदी पर कि आप मैडम या किसी टीचर को आप गाइड करो कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है. आप सिखा सकते हो कि आप बहुत छोटे हो, आप अभी सीखने के मरहले में. ठीक है. एक चीज़ और मैं इजाफा करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी मेहमान हैं. उन्होंने जो तरीका अपनाया है ये ट्रेनिंग का, क्योंकि मैंने कम से कम 500 ऐसे ट्रेनिंग सेशन ट्रेनिंग के तौर पर अटेंड किए हैं, मेरे हेडमास्टर बनने के पहले भी और हेडमास्टर बनने के बाद भी. जो बुनियादी तरीका होता है ट्रेनिंग सेशंस का, काउंसलिंग का, वो ये बुनियादी तरीके की माहिर है मैडम आपके सामने जो पेश की गई है. और शायद आपने भी देखा ही नहीं है. आप YouTube पर जाकर काउंसलर्स को और मोटिवेशनल सेशंस चलाने वालों को देखें, वो बहुत तल्ख तरीका अपनाते हैं. कभी कभी कि सामने वाले को ये महसूस होता है कि मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर आपकी पूरी डिग्निटी रख के आपसे बात की गई है. मैं एक और बात बताता हूँ कि अभी 2 दिन से या महीने भर से हमने किस बात पर जोर दिया है. हमने किस बात पर जोर दिया है आप जानते हैं. हमने कहा है कि हम दो तरीके हैं, एक हलाल और हराम है, वो एक अलग है, लेकिन यहाँ हलाल ही में कई तरीके हो सकते हैं. और वो क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स हमको उस वक्त भी मिलते हैं जब हम गैराज में जाते हैं, हमारी कार या बाइक हम बनाते हैं, तो नीचे से एक आदमी निकलकर हमसे पूछता है कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, इसलिए 500 रुपये के बजाय 400 रुपये दे दें. एक प्लम्बर को बुलाते हैं
हमारे वाटर पंप को दुरुस्त करने के लिए और कहता है कि सर आपकी स्कूल में ही पढ़ा हूँ और सर आप तो हमारे प्रिंसिपल थे, तो इसलिए आप मुझको 300 रुपये दे दें, क्योंकि होते तो बहुत ज़्यादा हैं। किसी रिक्शा में बैठते हैं वो 10 रुपया लेता ही नहीं है, वो बोलता है कि मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ। और दूसरा, एक आप बैंक में जाते हैं और बैंक के पीछे, काउंटर के पीछे बैठा हुआ वो शख्स कैशियर, वो बोलता है कि सर आप बैठ जाएं, मैं खड़ा हो जाता हूँ, नहीं तो मुझको काम भी करना है, आपको भी देना है, लेकिन आप वहाँ बैठे कर। तो आप पूछते हैं इतना एहतराम क्यों करते हो भाई मेरा? कहता है कि आप मेरे उस्ताद हैं, आपने मुझे अपनी स्कूल में पढ़ाया था। एक शख्स जो एमडी किया हुआ है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाता है या किसी सरकारी अस्पताल में पेशेंट के साथ में मिलता है और आपके लिए वो खड़ा हो जाता है, तो आप उसको पूछते हैं, वो कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। दो जगह पर आपको अलग अलग एहसास होते हैं। वो एहसास क्या है? वो एहसास है आपका कि आपका उस्ताद आपको अच्छी जगह पर देखना चाहता है। दोनों अपनी मेहनत की रोजी कमाते हैं, लेकिन उस्ताद चाहता है जैसे वैसा ही वालिदैन जैसा चाहते हैं किसी बच्चे के ताल्लुक से। तो उस्ताद किसी बच्चे को दलील नहीं करता है, उस्ताद तो उसको बुलंदी के मकामात पर फायज देखना चाहता है। और तरगीब और तहरीक का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो बच्चे जो आज 35% नहीं ला पाते हैं, वो 35 पे आए, जो 35 लाते हैं वो 50 पर आए, जो 50 वाले हैं वो 70 पे आए, और जो 70 वाले हैं वो 95% तक पहुंचे। ये कोशिश स्कूल की है, तो आप उस बुनियादी कोशिश पर अमल करें। दूसरे एक और चीज जो साफ से बुनियादी तौर पर दिखाई, आपको बताया कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया, किसी ने पूछा है कि पैसे कितने हैं। आज बुनियादी मकसद पैसा कमाना किसी इंसान का होना नहीं चाहिए। मैं पैसे की बात इसीलिए ना मेरे साथियों से करता हूँ, ना खुद कभी करता हूँ, ना आपसे किया हूँ, लेकिन आखिर में कभी कभी वो बात करनी पड़ती है। एक जलसे में मौलाना अबू जफर हसन नदवी थे और वो तो कोई साबिक बड़े मायनात अवार्ड याफ्ता कोई प्रिंसिपल थे और बहुत बड़ा जलसा शहर का हो रहा था। वहां पर बच्चे को उन्होंने कह दिया, वो प्रिंसिपल ने, कि बेटा तुम मेरे स्टूडेंट हैं, वो लाख लाख कमाते हैं, तुम भी लाख लाख कमाओगे। तो मौलाना की जब नंबर आया तो मौलाना ने उनको लान तान किया और कहा कि पैसा कमाना किसी तालीम का बुनियादी मकसद हो ही नहीं सकता है, और इस अंदाज में बात ना की जाए। मैं उनका हामी हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम दीन है, बड़े तजर्बा। लेकिन एक बात मैं अब बोलता हूँ कि आपको पैसे के बारे में भी अहमियत समझ में जरूर आ जाना चाहिए। एक प्लम्बर की कमाई कितनी है, रिक्शा ड्राइवर की कमाई कितनी है, और एक बैंक के कैशियर की या वो बैंक के ऑफिसर की कमाई कितनी है, और एक MBA या MBBS डॉक्टर की कमाई कितनी है, और हम आपको कहां पर पहुंचाना चाहते हैं। तो कमाई की बातें करने से ज्यादा कमाई अच्छी आपकी हो, उसके लिए आपकी कोशिशें क्या है, वो यहाँ पर ज्यादा मकसूद है, मेरा ऐसा ख्याल है। तो इसलिए बेहतर है कि हम बात ना करें और काम कर रहे हैं, और काम का वक्त ये है कि आप इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपने आप को साबित करें। इन सेशंस का बुनियादी मकसद वही है। अल्लाह आपने सीए कितनी बार क्वालिफाई किया? ओके, सीए एक बहुत अच्छी डिग्री है। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने रजिस्टर किया था सीए में, शायद इतनी बड़ी क्लास थी, दीज मेनी स्टूडेंट्स, और उसमें सिर्फ 3 गर्ल्स थे इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो तभी रेशो बहुत कम था। और सीए मेरे हिसाब से अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स मैथ्स आप में इंटरेस्ट है, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अभी उसके पासिंग रेट्स बहुत अच्छे हैं। जब हमने किया था 20 साल पहले, तभी 2% पासिंग रेट, ओनली 2%। तो उस 2% में आने के लिए 5 to 6 years लग जाते हैं। सो 3 साल का कोर्स है। अगर आपने 12th के बाद शुरू किया तो इंशाल्लाह 4 साल में आप सीए बन जाते हो, अगर आपने सब लेवल्स पास किए हैं। मैंने ग्रेजुएशन के बाद किया था तो मुझे 5 years लगते थे। तो बहुत मेहनत है उसमें, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप बन जाते हो तो आप सिर्फ अपनी लाइफ को नहीं, आप अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को चेंज कर देते हो, ठीक है। मतलब था कि आपने सीए का जो एग्जाम होता है, जैसे 2 से 3 मतलब अपन दे सकते हो, तो आपने फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया? या सो एज आई सेड, अगर मैंने सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया होता तो 3 साल में हो जाता। मुझे 5 साल यानी 2 साल और लगे, और हर ईयर में 2 अटेम्प्ट्स होते, तो मैंने 4 अटेम्प्ट्स और किए। और इसका आउटपुट यही है कि भाई एक बार अगर आपने नहीं क्लियर किया तो आपको बैक नहीं जाना है,
क्योंकि आपको पता है ये एग्जाम्स बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, इसका पासिंग रेट मतलब वो चाहते हैं कि जो बहुत बेहतर हो वही क्लियर करे, तो उसमें आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं। काफ़ी लोग फिर हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं पहली बार दिया नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। तो चाहे वो अपनी लाइफ की किसी भी पड़ाव पे हो, आई थिंक अगर आप अपने दिमाग में ठान लिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो शायद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो, इट्स ओके, लेकिन गिव अप नहीं करना है, मे बी ट्राई इट अनदर टाइम। अगर आप दिमागी तौर पे कन्विंस्ड हो, दिमागी तौर पे आप मजबूत हो कि मुझे करना है कर लूंगा, तो इंशाल्लाह हो जाए, वो राह मिल जाती है, मदद आती है। वो देखो हम चाहे कितनी भी बातें कर ले, एंड ऑफ द डे ऊपर वाले से मदद जरूर मांगनी है। बहुत सारे रास्ते जो आपके ज़हनियत में भी नहीं होंगे दुआ के जरिए खुल जाते हैं। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है अरे मैं ये पढ़ाई करूँ क्या, मेरे से तो नहीं होगा, इतनी मेहनत है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये भी जिम्मेदारी है वो भी है। लेकिन अगर आपने ठान लिए तो अल्लाह रास्ता निकाल देता है, अल्लाह टाइम भी निकाल देता है, अल्लाह उन लोगों से आपको मिलाता है जो आपको हेल्प कर सके आगे बढ़ने के लिए। तो मेहनत के साथ साथ दुआ बहुत ज़रूरी है। हमेशा दुआ करें अपने लिए, पहले दुआ करें, फिर अपने माँ बाप के लिए करें, और हर वो इंसान के लिए करें जो आपके ऊपर मेहनत कर रहा है। आज के तौर पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्जाम्स हॉल का है, तो वो आपके टीचर्स, सो योर टीचर्स आर मेकिंग श्योर कि आप एग्जाम्स हॉल तक जाए, तो प्लीज उनके लिए खुसूसन दुआ करें, क्योंकि आपके बाद एक दूसरा बैच आएगा, फिर एक दूसरा बैच आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करें कि भाई ये बच्चों का बैच था, 253 बच्चे थे, सबके सब 10th पास किए, ठीक है, 100% रिजल्ट्स ये बैच से आते हैं, तो आप वो एक प्रेसिडेंस सेट करते हैं आपके दूसरे बैच के लिए। फिर वो पूरा बैच जब आपका कंबाइंड स्ट्रेंथ होता है ना, तो हिम्मत बढ़ती है, जब आप सब एक दूसरे से हाथ मिला के बोलेंगे वी ऑल नीड टू कम अप। 250 बच्चों की ताकत एक बच्चे से ज्यादा होती है ना। आई थिंक हैव दिस थॉट कि हम सबको केयर होना है, एक भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो जब इस बैच का 100% रिजल्ट होगा, तो सेकंड जो 9th में है उनको ऑटोमेटिकली हिम्मत आ जाएगी कि भाई अगर पिछला वाला कर सकता है तो हम भी सब पास हो सकते हैं। और हिम्मत से मेहनत होगी, मेहनत से ज़हन खुलेगा, एंड देन दे विल परफॉर्म। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप सब ये इरादे से जाए कि आपको क्लियर करना ही है 10th स्टैंडर्ड, और एक दूसरे को विश करें ऑल द बेस्ट। आपके लेफ्ट और राइट में जो भी बैठा है उससे हाथ मिलाए और बोले ऑल द बेस्ट फॉर 10th स्टैंडर्ड। हम सब मिलके क्लियर करेंगे। ये कुछ बातें थी जो मुझे बोलनी थी आपको। वेरी गुड क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट इज की। मैं बता दूं कि ये स्कूल से शुरू होता है और पूरी जिंदगी चलता है। आज हम कॉर्पोरेट लेवल पे भी स्ट्रगल करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम पूरा दिन का ही ट्रेनिंग लेते हैं कि अपने को किस तरीके से करें। आपके लिए मैं ये कहूँगी, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पहले तो आप अपने दिमाग के अंदर एक फ्रेम बनाओ और हर चीज लिख के रखो। जैसे एक तो कुछ एक जगह आप डिसाइड करो और उसी जगह पे बैठ के आप पढ़ाई करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने NLP की है, जिसके थ्रू हम हमारा दिमाग कैसे सोचता है वो हम समझ पाते हैं। तो अगर आप आज यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, कल वहाँ, तो आपके दिमाग को वो पूरा एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए समय लगता है। तो आप एक कॉर्नर डिसाइड करो और उसी जगह पढ़ो, तो उससे आपका फास्ट स्टडी होगा, क्योंकि आपके दिमाग को वो आसपास की चीजों के बारे में फिर से स्टडी नहीं करना है। उसको पता है यहाँ खिड़की है, यहाँ ये है, पानी के लिए इधर जाना है। ठीक है, तो एक तो वो है, उससे आपका थोड़ा फास्ट रिकलेक्शन होगा। दैट्स वन थिंग। सेकेंड इज, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ से पढ़ के क्विक आंसर मिलने वाला है। ठीक है, जैसे पास्ट ईयर पेपर्स है, यू कैन नॉट मिस दैट। ठीक है, एंड आई थिंक ये काफी गाइडेंस आपके टीचर्स आपको दे सकते हैं, लेकिन मेरा जो है, मैंने पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करके या उसको पहले पूरा एब्जॉर्ब करके काफी क्विक अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि सवाल कैसे हो गया और उस सवाल का जवाब कैसे लिखना है। तो आपको दिमाग में पता चल जाता है कि इतना लिखना है और इतना नहीं लिखना है।
है या इतना ही बड़ा होना चाहिए, तो आपको आइडिया मिल जाती है। टाइम मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो आप टाइम लगा के एक पेपर सॉल्व करो, वो बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि भाई इस सवाल के लिए मुझे 2 मिनट ही देंगे, तो आपका माइंड भी 2 मिनट में ही काम करके आपको देगा। तो उसके लिए आपको अपने माइंड को प्रैक्टिस में डालना है। तो प्रैक्टिस में डालने के लिए आपको पास्ट पेपर्स पकड़ो, पहले उसके सारे आंसर्स आप रट्टा मार लो, और फिर क्लॉक लगा के टाइम सेट करके यू ट्राई टू राइट दैट सेम पेपर, और फिर देखो आपका 2 घंटा 3 घंटा जो भी टाइम अलॉटेड है उसमें आप कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। उसमें आप अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि ये क्वेश्चन के लिए मुझे 3 मिनट से ऊपर नहीं डालना है, तो आपके माइंड को पता है 3 मिनट ही है, तो 3 मिनट में उसने जितना भी एब्जॉर्ब किया है वो आपको बताएगा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ले ली है आपसे। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीजें बहुत आपको काम आएगी। दूसरा ये है कि आपका एक स्केड्यूल बना के दीवार पे लगाओ कि भाई स्पेशली अर्ली मॉर्निंग टाइम्स इज गुड फॉर स्टडी, कि मॉर्निंग में ये 4 घंटे में पढ़ाई करूंगा, ये 2 घंटे मुझे कुछ घर का काम करना है, या अनदर 2 आवर्स मुझे किसी को हेल्प करनी है घर में, फिर शाम में ये 4 घंटे है, और वो स्केड्यूल पे आप टिके रहे। फिर ये नहीं कि आज आधा घंटा पहले उठ जाता हूँ या ये काम नहीं करते। तो अगर वो प्रॉपरली आपकी आंखों के सामने रहेगा कि ये मेरा स्टडी टाइम है, तो आपका माइंड आपको कोऑपरेट करेगा कि चल भाई अभी पढ़ाई करते हैं। फिर आपको अपने आप को पुश नहीं करना है, वो खुद ब खुद आपको हेल्प करेगा मेमोराइज करने के लिए। और कोई सवाल है? यस बेटा। अच्छा, पढ़ा कितने देर करते थे? देखो डिपेंड करता है कि आपका घर में कितना टाइम देना है पढ़ाई के लिए कितना है, लेकिन अगर मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड बहुत साल हो गए मुझे करते हुए, मैं लेट नाइट ज़्यादा पढ़ाई करती थी, तो मेरा शाम में 5 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक दैट वाज माय स्टडी टाइम, 5 PM to 1 AM इन द मॉर्निंग। और फिर जो अर्ली डे का जो स्केड्यूल होता था वो फिर सब दूसरे काम में होता था, तो मेरा नाइट स्टडी ज़्यादा होता था, और फिर बाद में सुबह 8 बजे 8 से 10 थोड़ा और पढ़ाई होती थी। लेकिन जब मैंने CA किया तो ऑलमोस्ट 16 घंटे पढ़ाई होती, स्ट्रेच लाइब्रेरी में जाके 16 घंटे दिन के पढ़ाई होती है। शॉर्टकट नहीं है ना बेटा सक्सेस के लिए, कुछ करना है तो मेहनत करनी है। कभी 20 घंटे भी हो जाती थी पढ़ाई, 4 घंटे ही नींद लेते थे, कभी खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि पोर्शन ही इतना ज़्यादा है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है और लाइफ में टाइम नहीं है ज़्यादा। तो शॉर्टकट तो सक्सेस नहीं है, शॉर्टकट तो हार्डवर्क नहीं है, आपको करना ही है, टाइम तो देना ही है, होको बाई करो, आप मत सो लेकिन पढ़ाई करो, ठीक है? ओके गुड बच्चा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। मेरा फर्स्ट टाइम था ये स्कूल में आके, इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके प्रिंसिपल, आपके वाइस प्रिंसिपल, चेयरमैन, टीचर्स, माशाल्लाह मैंने आते ही बोला आपका करियर सेफ हैंड्स में है। 10th स्टैंडर्ड के बाद भी आपको जब भी ज़रूरत हो आपको काम करो। मैं चाहूँगा कि आज के इस जलसे में वो मुमकिन है कोई और एक जाने से पहले, अभी क्योंकि पूरा सेशन हुआ नहीं है, मेरे टेबल पर हॉल टिकट आपके दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन अभी आपको नहीं मिले, उस वक्त तक आपको कोई स्टेप ऐसी नहीं लेना चाहिए। दूसरे ये कुछ हिदायत दे दूँ मैं कि आप जो है ऐसा कुछ ना करें जिससे स्कूल के ताल्लुक से आपकी जो इमेज है वो ख़राब हो जाए, इसलिए ऐसा ना करें। और मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बहुत मोटिवेट करके तरगीब देकर ये बात करता रहा हूँ कि स्कूल आपका भला चाहता है, इसलिए आप गलत ना करें। अभी हॉल टिकट हमारे पास में है, तो हम एग्ज़ाम के 3 दिन पहले या 2 दिन पहले इंशाल्लाह आप तक पहुँचा देंगे। आप यूनिफॉर्म में अपने सेंटर पर पहुँचें, अपने स्कूल पे। इम्तिहान का जो अरेंजमेंट है वो किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आप अपने साथ में मोबाइल फ़ोन नहीं लाएंगे,
कोई चीटिंग नहीं लाएंगे, कोई बैग नहीं लाएंगे, सिवाय कंपास बॉक्स और अपने हॉल टिकट के आपके पास में और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये तमाम चीज़ों के ताल्लुक से आपको भरपूर मालूमात स्टाफ में आपके असातिज़ा के जरिए दी जा चुकी है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आप बहुत कुछ जो है मुस्तक़बिल में अच्छा करने के काबिल बन जाएंगे। आज 3 ऐसे बच्चों के नाम मैं यहाँ पर बैठे हुए टीचर से पूछूंगा जिनको आज के ये मेहमान और हमारे चेयरमैन सिर्फ फूल देकर इस एजाज की बुनियाद पर उनको कुछ बेस्ट विशेष पेश करेंगे, जिन्होंने असातिज़ा के साथ में अपना रवैया बहुत इंकिसार वाला रखा, अच्छे पढ़ाई भी की, मेहनत भी की और साथ ही साथ बहुत ओबीडियंस का मुजाहरा किया। उनके लहजे में नरमी थी, वो बहुत पंक्चुअल थे, बहुत अच्छे थे। और मैं ये नाम जानता भी हूँ, मेरा जजमेंट मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे चाहूँगा कि ऐसे 3 बच्चे हमारे ज़ेबा आपा जो सीनियर टीचर है हमारी स्कूल की मुअल्लिमा है मोहतरमा ज़ेबा तनवीर, सायमा मस्तिन साहिबा और उनके साथ में जो हमारी दीगर बहनें बैठी हैं, शफी पटेल सर, साथ ही साथ जफर आलम सर, ये सब नजर रखें, आसिफ जामाई सर, सरफराज मुल्ला सर, 3 नाम यहाँ पर सुझाए। मैं 10th बी का अनस, पूरा नाम नहीं मालूम मुझे, अनस का नाम है, और 10th बी से मुदस्सिर और 10th देगा मोइनुद्दीन। उसको पढ़ाती नहीं हूँ मैं। नहीं हो पाएगा, सिर्फ वही लिख पाओगे आप जो आप ईमानदारी से करके आओगे। इसलिए आप अभी भी वक्त है, मेहनत करो। मैं आपका खुद बढ़कर इस्तेकबाल करने के लिए जून में तैयार हूँ यहाँ पर इंशाअल्लाह आपके वालिदैन के साथ। लेकिन आप इन लोगों को मायूस मत करें। आपसे जो अब उम्मीदें हमने लगाई हैं, अगर इतना करने पर आपने वो रिजल्ट नहीं दिया तो इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि बेहिस जो है वो हमारी कौम है और वो जाग नहीं सकती, इनको कितना जगाए। तो शायद मैं तो मेरा हौसला रखूंगा, ये बंदा शायद अपना हौसला रखे, ये सब रखे, लेकिन मेरे बहुत से टीचर हौसला तोड़ देंगे और वो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इनको अगले मेरे जाने के बाद 30-30 बरस पढ़ाना है, 20-20 बरस पढ़ाना है और इसी स्कूल में काम करना है। और मैं नहीं चाहता कि कोई खोए हुए हौसले के साथ कोई शख्स, थका हुआ, हारा हुआ शख्स बच्चों को पढ़ाए, बल्कि ये उम्मीद वाला शख्स पढ़ाए पॉजिटिविटी के साथ कि वो तब्दीली ला सकता है, अपनी बात से लोगों के जहन को मोड़ सकता है, बच्चों के जहन में तब्दीलियाँ ला सकता है। और अगर हम ये कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये हमारे बच्चों की, हमारे जो हमारी औलाद है, उससे बड़ी कामयाबी हमारे लिए होगी इंशाअल्लाह। अभी मैं बैठा था, जब आप तीनों क्लासेस के बच्चों को इनाम दिया जा रहा था तो मैं इसके सामने बैठा था, मैं इसके सर पे हाथ रख के बता रहा था कि इसके बाद भी बड़ा भेजा है। तो जफर सर ने कहा कि अनयूज्ड है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, इसको भी फूल मिलना चाहिए। वो बैठे बैठे ये बोल रहा था कि कोई उसका रिश्तेदार 12वीं क्लास में कहीं पर किसी स्कूल का नाम लिया, उसने वहाँ पर इम्तिहान दे रहा है और वहाँ खूब चीटिंग चल रही है और लोग बोल रहे हैं कि पढ़ना नहीं, बिल्कुल चीटिंग तैयार करो। अभी बैठे बैठे मुझको सुना रहा है। अगर आप ये सब करेंगे, इस तरह की गलतफहमी आप बिल्कुल नहीं पालना। अगर आप ये करेंगे तो अपना नुकसान कर देंगे। पहले ही पेपर में आप फेल हो जाओगे। पैसे का, वक्त का, एनर्जी का और अपने मोरल का जो डाउन हो चुका हो, पहले ही पेपर में आपको कम क्लास में जाएगा एकदम कि यहाँ तो कुछ नहीं, और वहीं पर आपका 0 पर पहला विकेट गिरेगा, याद रखो। कौन अपने साथ में ना लाए, चीटिंग अपने साथ में ना लाए, 0 रन में पहला विकेट गिरेगा, आप उर्दू में फेल हो जाओगे डायरेक्ट। मैं पहले यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ कि इम्तिहान जो है बोर्ड की हिदायत के मुताबिक होगा, किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। ये बात और है कि हमारे बच्चों का सेंटर हमारे स्कूल में है, गवर्नमेंट ने अभी सेल्फ सेंटर दिया स्कूल को, तो इसलिए इसी साल के लिए कोविड की वजह से, तो
ये गलतफहमी बिल्कुल जहन में मत रखो कि आप पढ़ाई करके नहीं आएंगे और इम्तिहान देंगे। हम अपने जमीन के साथ कोई सौदा करने वाले नहीं हैं। मैं आना नहीं चाहता था यहाँ पर, लेकिन एक मिसाल मेरे सामने आई तो मैं चाहता था कि आपको क्लियर कर दूं, इसलिए आप तीनों क्लास के सामने बैठे हुए हैं। जैसा पहले भी बताया जा चुका है आपको कि यहाँ पर किसी तरह की कोई रियायत आपको। और एक बात और बताऊं, मुझको बहुत फख्र है मेरी दीन पर, मेरे इन बहनों पर, मेरे इन भाइयों पर, कि मेरे किसी शादी के दिल में जरा सी बेईमानी का कोई कहीं पर उनका शामिल नहीं है, कभी नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। जब जब ऐसी कोई बात निकली तो उन्होंने पूरा कहा कि नहीं, हम ईमानदारी के साथ में हमारे बच्चों को पढ़ाए हैं और हमने हमारा हक अदा किया है, तो आप वो अपना हक अदा करें। हम आपसे मांगते हैं अपना हक कि आप दें हमको, हमने किया है पूरा ईमानदारी से आपको दिया है, तो आप वो लौटा के हमको दें कि सर और मिस आपने हमको पढ़ाया था, अब ये हमारी कामयाबी आप। अब मैं जबरदस्त से यहाँ पर दरख्वास्त करता हूँ कि आप रस्म शुक्रिया अदा करके आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैडम ने आपके सामने जो तरगीबी लेक्चर या पूरा सेशन ये लिया, वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही समझिए कि लाइफ चेंजिंग था, जिंदगी बदल देने वाला। अगर आपने ज़रा सा भी इसको सुना होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको टच करेगा। बहरहाल प्रोग्राम अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें इतना हौसला बख्शा कि हमने आपको अपनी हद्दल इम्कान कोशिशों के साथ आपकी रहनुमाई की और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमारे जो सरबराहान हैं शब्बीर सर और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं नूह खलील पटेल साहब, इन लोगों ने बेबहा कोशिशें की हैं आप लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए। बहुत ज़्यादा उन्होंने फिक्र के साथ आपके लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स और जो भी चीज़ें गाइडेंस की हो सकती हैं सब अरेंज की हैं। आप लोगों से हम यही तवक्को रखते हैं कि आप अपनी बेहतर से बेहतर कारकर्दगी के साथ इम्तिहान में अपने परफॉर्मेंस के साथ स्कूल में दोबारा लौटें मार्कशीट लेने के लिए। हमें उस वक्त बेइंतहा खुशी होगी। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इस प्रोग्राम को बहुत ही कामयाब बनाया और आपकी जो ताउन रहा आपका इस प्रोग्राम में, आपने बगौर सुना, उसके लिए आपका भी शुक्रिया। मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस इदारे के लिए अपना वक्त खाली किया और फुर्सत से यहाँ पे आए और उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को संभाला और आपके सामने उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से और अपनी खुद की मिसालों से आपके सामने उन्होंने इस पूरे सेशन को रखा। मैं इसके अलावा हमारे जो स्कूल के असातिज़ा हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, उधर पीछे सरफराज सर, आसिफ सर, मसीह सर, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम में अपना भरपूर ताउन पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा, एक एक क्लास में सर इजाज़त देंगे वो पढ़